शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज देखिए ये क्या है। चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, तो पहले हम समझ लेते हैं भरवली। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, दो का मतलब होता है टू। चर क्या होता है ये समझते हैं। तो चर और चर को इंग्लिश से बोलते हैं वेरिएबल। चर को इंग्लिश से बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं इंग्लिश में नॉन वेरिएबल। तो ये चैप्टर सीखने से पहले हम चर और अचर को जानते हैं। सबसे पहले चर और अचर को सीखते हैं। क्या होता है चर और अचर? चर ऐसा ये एलिमेंट होता है, ऐसा ये होता है जो कि समय के साथ यानी हर मैथ के साथ जो बदल जाए, यानी जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदल जाए उसे क्या कहते हैं? उसे चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चर। उसे चर कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, कभी हम x का वैल्यू 2 लाते हैं, तो कभी x का वैल्यू हम 4 लाते हैं, तो कभी x का वैल्यू 3/4 लाते हैं, 3/2 लाते हैं, कभी x का वैल्यू 1/2 लाते हैं। तो x अलग अलग मैथ में, अलग अलग गणित में x का वैल्यू अलग अलग आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो है हर गणित, हर मैथ के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है? बदल रहा है। x का वैल्यू जो होता है हर मैथ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसलिए इसी को हम बोलते हैं चर। अगर हम शॉर्टकट में अगर जानना चाहेंगे तो जान जाएंगे, a से लेके z तक का जो भी लेटर आएगा मैथ में उसे हम चर कहते हैं। ये अलजेब्रा की मैथ है। ये अलजेब्रा की मैथ है। अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। अलजेब्रा को बोलते हैं हिंदी में बीजगणित। ठीक है, तो बीजगणित की मैथ है। तो बीजगणित में आप ये जान जाइए कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सबसे पहले हम जानेंगे चर के बारे में। चर यानी ऐसा जिसका मान बदल जाए, जिसका मान गणित के अकॉर्डिंग यानी बदलते जाए। यानी x का वैल्यू कभी मैथ में 2 आएगा, कभी 3 आएगा, 4 आएगा, यानी इस तरीके से। कभी y का वैल्यू 2 आएगा तो कभी किसी मैथ में y का वैल्यू 3 आएगा, किसी मैथ में y का बराबर 5 आएगा। तो ये प्रत्येक मैथ के अकॉर्डिंग ये जो है वैल्यू चेंज होते रहता है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो कभी y का वैल्यू, कभी सुने हैं कि फिक्स है कि y का वैल्यू 2 है? नहीं। जैसे पाई का वैल्यू होता है, हमको पता है पाई का वैल्यू 22/7 होता है और 3.14 होता है। तो ये जो हो गया पाई, जो हो गया ये आपको नॉन वेरिएबल हो गया। पाई जो हो गया ये अचर हो गया। लेकिन यहाँ जो आपको y है, y का वैल्यू प्रत्येक मैथ में जो क्या होता है बदलते रहता है। इसलिए ये हम शॉर्टकट में ये बताना चाहेंगे, तो a से लेके z तक का जो भी डिजिट आता है, a से लेके z तक का जो भी डिजिट, जो भी एलिमेंट आता है, जो भी लेटर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ a भी चर है, x भी चर है, y भी चर है, z भी चर है, स्मॉल a भी चर है, स्मॉल b भी चर है, c भी चर है, m भी चर है, n भी चर है, o भी चर है। ये सब जितने भी ये सब ये चर है। ठीक, तो टोटल हम जान रहे हैं कि ये चर होते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है प्रत्येक मैथ के अकॉर्डिंग, प्रत्येक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रत्येक प्रश्न के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं अचर के। अचर का वैल्यू हम समझते हैं। अचर क्या है? अचर को इंग्लिश से बोलते हैं नॉन वेरिएबल। अचर को इंग्लिश से बोलते हैं नॉन वेरिएबल। तो यानी अचर, यानी इसको अगर दूसरा रूप में अगर बोला जाए तो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये कौन सा वैल्यू होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है ये। ठीक है, यानी जिसका मान ना बदले। इसको अगर देखा जाए इसका देसी लैंग्वेज में, जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले यानी जिसका मान नहीं बदले उसे हम अचर कहते हैं। यानी जो कांस्टेंट रहते हैं, जो कांस्टेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? हम अचर कहते हैं। तो हम
सबसे पहले अक्षर के बारे में बढ़िया से जान जाते हैं। जैसे जितने भी गिनती होते हैं, जितने भी काउंटिंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? अक्षर है। 100 अक्षर है, 1000 अक्षर है, 5000 अक्षर है, 99 अक्षर है। यानी ये जो है कांस्टेंट होता है। अगर हम बोलेंगे 100 रुपये का नोट दीजिए, तो 100 रुपये का नोट कभी 50 रुपये का नोट में कन्वर्ट होगा नहीं ना। वो 100 रुपये एक क्या है? कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है, जो अस्थिर रहता है, ठीक है, जो स्थिर रहता है, उसी को हम बोलते हैं अचर। यानी जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले उसी को हम बोलते हैं अचर। 1 2 3 4 5 ये सब जितने भी डिजिट हैं, जितने भी ये जो नंबर सिस्टम है, जितने भी नंबर आएंगे वो सब अचर के गिनती में आएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा जानते हैं अचर और अचर में थोड़ा सा डिफरेंट। चर अचर में थोड़ा डिफरेंट हम जानते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं चर और एक तरफ लिखता हूं मैं अचर। तो चर और अचर में थोड़ा डिफरेंट हम जान लें। यानी जैसे हम सपोज़ अगर बोल दूं ए, तो ये हो गया चर। अगर मैं बोल दिया 3, तो 3 हो गया अचर। अगर मैं बोल दिया 3, तो ये 3 क्या हो गया? अचर हो गया। लेकिन 3 में जैसे आ जाएगा x, तो 3x क्या हो गया? ये चर हो गया। जैसे हम 4 बोले, तो 4 ये अचर है, लेकिन 4 में जैसे हम बोल दिए y, तो ये 4y क्या हो गया? चर हो गया। अगर हम बोल दिए 100 हो गया, ये अचर हो गया। अगर बोलेंगे 50 क्या हो गया? ये अचर हो गया। तो यानी चर अचर में यही डिफरेंट है। जैसे यहाँ 500 में कोई भी अल्फ़ाबेटिकल डिजिट नहीं है, A B C D में से कोई नहीं है, तो ये अचर हो गया। यहाँ अगर 500 में अगर जैसे हम ले लिए B, तो 500B आ गया, यानी 500B आ गया, तो ये 500B क्या हो गया? चर हो गया। इसी को हम बोलते हैं चर अचर। यही है चर अचर का डिफरेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं चैप्टर पे थोड़ा फोकस करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, तो दो चर, यहाँ पर हम समझते हैं दो चर होता क्या है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम इसका थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होता है एग्जांपल? जैसे अगर हम मान लिए x लिए प्लस 4y लिए, ठीक है, -5 = 0, तो याद रखना ये हो गया x एक चर हो गया और y एक चर हो गया। तो 1 और 1 कितने चर हो गए? 2, तो 2 चर हो गए। वाले रैखिक, रैखिक किसको बोलते हैं आपको मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, बहुपद वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो ये रैखिक मतलब जिसका होता है जिसके चर में हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसके चर में हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। यहाँ पर कोई पावर नहीं तो समझ जाना यहाँ 1 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं तो क्या समझ जाना? 1 है। यानी जिसके चर में हाईएस्ट पावर 1 हो उसी को हम बोलते हैं रैखिक। अब हम समीकरण युग्म किसको बोलते हैं? समीकरण किसको बोलते हैं? समीकरण का मतलब ये हो गया कि उसके जो इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी बीच में इक्वल होना चाहिए। यानी दो पार्ट में ये बढ़ता है, इक्वल टू 0 जो आ जाएगा ये समीकरण की गिनती में आ जाएगा। युग्म में अब हम फिर बता देते हैं 4x + 9y - 9 = 0। देखिए ये एक समीकरण होगा, ये एक समीकरण होगा, एक समीकरण क्या समीकरण बना? तो युग्म हो गया ये। तो ये जो है चैप्टर नंबर 3 का, ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक बता रहा हूँ। ये चैप्टर बेसिक थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसी को बोलते हैं। तो ये युग्म हो गया, एक समीकरण, दो समीकरण हो गया, दो समीकरण को ही बोलते हैं समीकरण युग्म। दो समीकरण को ही बोलते हैं समीकरण युग्म, दो समीकरण को ही बोलते हैं समीकरण युग्म। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ दिस चैप्टर का बेसिक को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर में एक चर हो गया x और दूसरा चर हो गया y, तो दो चर, और रैखिक मतलब हाईएस्ट पावर 1 चर में, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हो गया एक समीकरण और एक समीकरण, एक समीकरण क्या समीकरण हो गया? दो समीकरण। तो दो समीकरण को ही बोलते हैं युग्म, दो को ही बोलते हैं हम, यानी युग्म बोलते हैं। दो को ही हम बोलते हैं, यानी दो जोड़ा को ही हम क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। तो यहाँ देखिए दो जोड़ा है। और भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि और भी एग्जांपल, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जांपल, और भी मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 6a + 9b = 4, यानी =4 आया, तो =4 आया, = आ गया, यानी बराबर का आ गया, तो समझ जाना ये समीकरण में आ गया। जैसे हम 9a + 6b
इक्वल टू यानी बराबर 5 ले लिए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए बराबर आ गया, यहाँ भी बराबर आ गया। जब बराबर के उस बराबर के राइट हैंड साइड कोई डिजिट आ जाए या उसी को इस साइड भेजेंगे तो बराबर के उस साइड 0 हो जाएगा। तो ये जब भी बराबर आ जाए तो समझ जाना ये समीकरण की गिनती में आएगा। तो यहाँ पर चर क्या है, चर a है, यहाँ चर क्या है, b है। तो चर के हाईएस्ट पावर 1, तो चाहिए चर का हाईएस्ट पावर 1। तो ये हाईएस्ट पावर 1 जो होता है इसको हम बोलते हैं समीकरण। जो हाईएस्ट पावर 1 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण। तो 6a पे पावर 1 और 9b पे पावर 1 बराबर 4, यानी ये दो चर रैखिक हो गया, यानी पावर 1 रैखिक हो गया। और ये एक समीकरण हो गया। फिर 9a प्लस 6b इक्वल टू 5, ये दो समीकरण हो गया। तो दो समीकरण मिलकर क्या बनाइए, इसी को बोलते हैं दो चर वाले, a एक चर b एक चर, दो चर वाले रैखिक हाईएस्ट पावर 1 और युग्म मतलब जोड़ा। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक। अब हम आगे आते हैं और भी थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में मैं देखना चाहता हूँ इसका मानक मान। तो अब मैं जानना चाहता हूँ दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक मान। तो मानक वैल्यू क्या होता है देख लीजिए। तो दो गो है इसलिए यहाँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फिर हम लेते हैं ax प्लस by प्लस c। अब यहाँ पर a b c यहाँ पे लिए, यहाँ भी a b c लिए, दोनों देखने में सिमिलर लग रहा था। इसको पहला वाला को मान लेते हैं 1 और दूसरा वाला को मान लेते हैं 2। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 1, जहाँ जहाँ b है वहाँ वो 1, जहाँ c है वहाँ 1। ये समीकरण एक था इसलिए 1 1 1 माने। यहाँ समीकरण 2 है तो a2 ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। डैट इज़ a1x प्लस b1 y प्लस c1, a2x प्लस b2 प्लस c2। तो ये हो गया मानक मान। इसको अगर डेट्समैन में ये देखा हूँ तो a1x प्लस b1 y प्लस c1 ये 1 है, ठीक है। अब इसके ये मानक मान हो गया। अगर पूछ देगा कि दो चर वाले समीकरण युग्म का मानक मान क्या होता है तो बोलना है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक समीकरण हो गया a2x प्लस b2 y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका हम एग्जाम्पल एक तरीका से भरभली में बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर मैं ले लिया 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ ले लिया 5x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। डेट्स मैंने माना x के जस्ट पहले वाला को a1, तो x के जस्ट पहले वाला a1, यानी a1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर y के जस्ट b4 पहला समीकरण में b1 माने तो y के जस्ट b4 प्लस 6 है तो ये b1 बराबर प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर c1 ये c1 हो जाएगा 9, c1 हो जाएगा 9 नहीं होगा, c1 हो जाएगा माइनस 9। इसी तरीके से नीचे वाला समीकरण को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए a2 बराबर 5 और b2 बराबर ले लिए -6 और c2 बराबर ले लिए -10। तो इस तरीके से ये समीकरण को इंडिकेट करते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। ये हो गया बेसिक। तो अब मैं आता हूँ चैप्टर सीखने से पहले, मैं पहला चैप्टर बताने से पहले मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ चैप्टर जो मैं जस्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सॉल्यूशन है, ये पहला चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ जो कि 3.1 है। तो ये आफ्ताब वाले मैथ है। इसको इससे पहले सीखने से पहले इसमें ग्राफी, इसमें क्या बोल रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि बीजगणित भी बताना एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले ग्राफ का कुछ हम मटेरियल जान जाते हैं। ग्राफ का मटेरियल क्या होता है, तो ग्राफ के मटेरियल के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये खरा लाइन, जब दो रेखा, इसको बोलते हैं रेखा, इधर भी तीर इधर भी तीर, जब दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जब एक दूसरे को काटता है तो ये 4 भाग में बढ़ जाता है। इस 4 भाग को हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। क्यों इसको चतुर्थांश बोलते हैं, यानी जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है, लंब काटती है, लंब मतलब होता है 90 डिग्री के बेस पे काटती है, तो ये
क्या बनता है, चतुर्थांश बनता है। क्यों चतुर्थांश बनता है, क्योंकि ये 4 भाग में बढ़ जाता है। ये वाला राइट हैंड साइड के ऊपर वाला को भाग बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं मैं सेकंड चतुर्थांश। ये जो चलती है एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी घड़ी के उल्टी दिशा की ओर। ये जो चतुर्थांश है तो ये घड़ी के उल्टी दिशा की ओर चलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये VVI है, ये इस ग्राफ में बहुत अच्छा काम करेगा। ये आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का ये 100% पूछता है, ठीक है। आपको ये ग्राफ सीखने से पहले ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट ये सीखे आपको ग्राफ सीखना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहा है, तो ये खरा लाइन को बोलता हूँ मैं वाई अक्ष बोलते हैं, और ये सोया वाला लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। ये खरा लाइन को बोलता हूँ मैं एक्स अक्ष, सॉरी ये सोया वाला लाइन को जो बोलता हूँ इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये खरा लाइन जो होता है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो वाई अक्ष और एक्स अक्ष को थोड़ा हम डीपली जान जाएं, या जब दो बिंदु जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है जिस जगह पे, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये क्या है, मूल बिंदु। ये क्या है, मूल बिंदु। ये क्या है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो हमेशा याद रखना है कि मूल बिंदु हमेशा 0 और 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है। ये आपको एक्सरसाइज नंबर 7.1 में भी, चैप्टर 7 में दूरी में भी आप पढ़िएगा। तो आप ये चैप्टर 3 में मैं पढ़ा देता हूँ, आप थोड़ा सा डीपली समझिए। ये जब लाइन खड़ा होता है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो वाई अक्ष को जो नाम है, वाई अक्ष का दूसरा नाम है कोटि, VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाई अक्ष का जो दूसरा नाम है कोटि, और ये जो लाइन सोया हुआ है इसको नाम है एक्स अक्ष। ये लाइन जो सोया हुआ है, इधर भी तीर देना इधर भी तीर देना, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स अक्ष को बोलते हैं हम भुज। अगेन मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मूल बिंदु 0 0। अब मूल बिंदु किसको बोलता है, जब ये लाइन और ये लाइन जब एक दूसरे को काटता है तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, हम भुज बोलते हैं। अब मैं ये थोड़ा बताना ये चाहता हूँ कि इसका वाई अक्ष का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज। नहीं, वाई अक्ष का एक नाम है जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। इसको इंग्लिश से बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। इंग्लिश से बोलते हैं वर्टिकल लाइन। किसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, तो वर्टिकल लाइन जो बोलते हैं ये खरा लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और हिंदी में ऊर्ध्वाधर खरा लाइन को। और ये एक्स अक्ष का दूसरा नाम है क्षैतिज। एक्स अक्ष का दूसरा नाम है क्षैतिज, और इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन। ये फिर से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, एक मूल बिंदु 0 0 होता है, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, और ये जो लाइन खड़ा होता है यानी वाई अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश से बोलते हैं वर्टिकल। ये एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, यानी भुज को जो लाइन सोया हुआ रहता है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन जब कटता है जिस जगह पे, उस बिंदु को बोलते हैं हम मूल बिंदु। इसका नाम हो गया मूल बिंदु यानी 0 0। ये हो गया मूल बिंदु 0 0, इसको बोलते हैं हम कोटि, और ये हो गया क्या, भुज। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। और फिर मैं इसको बढ़िया से समझाने के लिए मैं इधर डिटेल देना चाह रहा हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए बढ़िया से। तो मूल बिंदु जान ही रहे हैं क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको समझना होगा। ये चैप्टर 9 में भी आपको काम देगा। मूल बिंदु 7 में मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। और एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष को हम बोलते हैं भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम, भुज। और इसका दूसरा नाम अगर बोलें तो दूसरा नाम इसका है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। हिंदी में बोलते हैं क्या, क्षैतिज। अब हम आते हैं वाई अक्ष। तो वाई अक्ष को क्या बोलते हैं हम, वाई अक्ष को बोलता हूँ मैं कोटि। वाई अक्ष को बोलता हूँ कोटि, और कोटि को इंग्लिश से बोलेंगे हम वर्टिकल लाइन।
कोटि को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और हिंदी में अगर क्या बोलेंगे तो हिंदी में ऊर्ध्वर लाइन, ऊर्ध्वर रेखा बोलते हैं हिंदी में। तो मूल बिंदु 0 0 x x को भुज, y x को कोटि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आता है आगे, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं हम कोटि। पिछले पेज में मैं ड्रॉ किया था पिछले साइड में, और इसको बोलता हूँ मैं भुज। ठीक है, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश। मैंने अभी जस्ट फ्यू मिनट पहले मैं बताया था, क्या बताया था फ्यू मिनट पहले मैं ये बताया था कि ये जो चतुर्थांश है 4 भाग में बटा, इसलिए चतुर्थांश बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, दूसरा का चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। अब चतुर्थांश समझने से पहले हमको ये समझना होगा ये क्या है, मूल बिंदु यानी 0 0 है ये। तो अब यहाँ पर मुझे ये समझना है, ये हमेशा जो भी होता है x एक्सिस प्लस में होता है, और ये y एक्सिस जो होता है ये भी हमेशा प्लस में होता है, याद रखना है, ठीक है। और ये जो x डैश एक्सिस है ये हमेशा माइनस में होता है, और y डैश एक्सिस जो होता है वो हमेशा क्या चीज़ में होता है, माइनस में होता है। ये y डैश एक्सिस क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है। तो हम चतुर्थांश फर्स्ट में आ जाएंगे। और एक चीज़ समझना है आपको, एक चीज़ ये समझना है, तो निर्देशांक जो होता है ना, निर्देशांक जो होता है वो हमेशा एक्स वाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा निर्देशांक में जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में जस्ट पहले जो होगा वो एक्स होगा, और बाद में जो होगा वो क्या होगा, वाई होगा। तो निर्देशांक में हमेशा एक्स होता है तब वाई होता है, कभी भी वाई और एक्स नहीं होता है, याद रखना, कभी भी वाई एक्स नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पहले एक्स तब वाई। तो हम चतुर्थांश नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्स है प्लस और वाई है प्लस, यानी चतुर्थांश प्लस क्या है, 1 क्या है, प्लस और प्लस। चतुर्थांश 2 देखते हैं, चतुर्थांश 2 में है x माइनस और y है क्या, प्लस, तो माइनस प्लस। चतुर्थांश 3 देखते हैं, चतुर्थांश 3 और माइनस माइनस। चतुर्थांश नंबर 4 देखते हैं, चतुर्थांश नंबर 4 में क्या है, x है प्लस और y है माइनस। डैट्स मीन्स आपको ये समझना होगा, ये 9 क्लास में ही पढ़े होंगे आप लोग। चतुर्थांश नंबर नहीं पढ़े तो आप बढ़िया से समझ जाइए, इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके समझिए इसको। चतुर्थांश नंबर 1 जो होता है वो हमेशा प्लस प्लस। तो ये प्लस प्लस क्यों दिए, क्योंकि निर्देशांक पहले x होता है तब y होता है, निर्देशांक पहले x होता है तब y होता है, तो x प्लस y प्लस, तो प्लस प्लस निर्देशांक। चतुर्थांश नंबर 2 देखते हैं, पहले x तब y, तो x क्या है, माइनस, और y क्या, प्लस। तो चतुर्थांश नंबर 2 में पहले माइनस होता है तब प्लस होता है, और चतुर्थांश नंबर 3 में दोनों में क्या होता है, माइनस होता है। चतुर्थांश नंबर 4 में क्या होता है, पहले प्लस होता है तब माइनस होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन 9 क्लास का है, फिर भी ये 10 क्लास में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI मान लेते हैं। जैसे -4 और -3 कौन सा चतुर्थांश में, कौन सा चतुर्थांश में, VBI है, ठीक है। -4 और -3 जो है कौन सा चतुर्थांश में, आप गौर से देखिए, पहला वाला होता है x निर्देशांक और दूसरा वाला होता है y, तो x के जस्ट माइनस है और y भी माइनस है, तो माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश नंबर क्या होगा, 3 होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर रिपीट कर रहे हैं। जैसे हम ले लिए 4 और -3 कौन सा चतुर्थांश है, 4 और -3 कौन सा चतुर्थांश है, कौन सा क्या है, चतुर्थांश है। तो 4 और -3, 4 क्या है, कोई साइन नहीं, तो समझ आना प्लस और माइनस। तो देखिए यहाँ चतुर्थांश नंबर प्लस और माइनस क्या है, प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश, तो प्लस और माइनस 4 नंबर चतुर्थांश। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश 4। चतुर्थांश क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ इसी जगह पे क्वेश्चन, अगर मैं बोल दिया कि -3 और -3 और 2, तो -3 और 2, तो x है माइनस और y है प्लस, तो प्लस और माइनस किस में होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, चतुर्थांश नंबर 2। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए और भी एक बेसिक में ग्राफ के लिए बता रहा हूँ, और इसका जो डीपली बेसिक जो मैं चैप्टर 7 में बताऊँगा, ठीक है। कुछ और भी देख लेता हूँ। ये ग्राफ सीखने के लिए 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ सीखने के लिए एक फिगर और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक फिगर मैं और ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन को बोलते हैं कोटि, इस लाइन को मैं बोलता हूँ क्या, कोटि, या हम लोग बोलते हैं कोटि, इस लाइन को बोलता हूँ क्या, भुज,
ठीक है। और ये जो लाइन हो गया ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई डैश एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस। जस्ट मैं बताया ये प्लस प्लस ये चतुर्थांश नंबर फर्स्ट है, और ये माइनस प्लस चतुर्थांश नंबर 2 है, ये माइनस माइनस ये चतुर्थांश नंबर 3 है, और चतुर्थांश नंबर 4 में क्या हो जाएगा, चतुर्थांश नंबर 4 में प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है चतुर्थांश। अब मैं ये क्या है, इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपसे, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसको क्या बोलता हूँ मैं, मूल बिंदु। ये पॉइंट का नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर मैं फोकस करता हूँ, और ये जब भी जाएगा ऐसे जाएगा, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में, ये 2 3 4 5, ये भी हो जाएगा 1 प्लस में, देखिए प्लस में 1 2 3 4 और ये 5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरीक़े से ये जब भी ग्राफ बनाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.1 में भी ग्राफ है और 3.2 में भी ग्राफ है, और ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को समझने के लिए ये जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसको समझना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोल दिया कि ये जब भी ग्राफ बनता है 2 बिंदु मिलकर बनता है, जैसे अगर मैं बोल दिया कि 3 और 2 और -3 और -2, इसका 2 बिंदु, ये 2 बिंदु हो गए। एक यानी निर्देशांक का मतलब होता है बिंदु। निर्देशांक का मतलब होता है क्या, बिंदु। निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, बिंदु। तो यहाँ पर 3 और 2, तो 3 और 2 यानी प्लस प्लस चतुर्थांश नंबर फर्स्ट में आएगा, तो x है 3। जब भी हमें बोला ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, ये x और ये y है, तो x हमेशा मैं निर्देशांक में बताया कि पहले x होता है तब y होता है, पहले निर्देशांक में x होता है तब y होता है। तो ये हो गया x3 और y हो गया 2। तो इसके सीधाई में, इसके सीधाई में ग्राफ को भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये पॉइंट यहाँ आ गया। फिर ये -3 और -2 में देख लेंगे, तो x है, x हो गया -3 और -2, ये इस लाइन खींचा, ये लाइन खींच दी, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देने से क्या बना, एक लाइन ड्रॉ हुआ, ये लाइन ड्रॉ हुआ। फिर एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज एक पॉइंट लेता हूँ मैं -2 और 4, और मैं ले लेता हूँ 3 और -2। तो ये 2 बिंदु से एक लाइन ड्रॉ होता है, याद रखना। 2 निर्देशांक से एक लाइन ड्रॉ हुआ, ये निर्देशांक से ये लाइन ड्रॉ किया मैं, और मैं ये निर्देशांक से, ये 2 निर्देशांक से, यानी 2 निर्देशांक, यानी 2 निर्देशांक का मतलब हो गया 2 बिंदु, और 2 बिंदु से मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, x -2, तो x है गया -2, x -2 ये हो गया, और y है 4, ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ के यहाँ पर पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया। और फिर देख लिया 3, x है 3, x + 3 ये हो गया, और y है -2, y इधर नहीं है, ये y प्लस वाला y, ये माइनस वाला y, ये 3 इधर आ गया, ये इधर हो गया, ये बिंदु बना, ये बिंदु से ये बिंदु खींचे, ये बिंदु खींचा, ये जो बना ये ग्राफ बन गया। ठीक है, इसी टाइप से ग्राफ आपको समझना है। ठीक है, और इस वीडियो को बार बार रिपीट करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर नंबर 3 का ये मैं बेसिक बताया हूँ। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार रिपीट करके तब आप चैप्टर नंबर 3 में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा और डीपली में समझ लेता हूँ। इस चैप्टर में आपको टोटल जो है 4 टाइप है इसमें। ये चैप्टर 4 टाइप से, पहला है ग्राफीय विधि, पहला है ग्राफीय विधि, इंग्लिश में ये हो गया ग्राफीय विधि, हिंदी में बोलते हैं आलेख। हिंदी में क्या बोलते हैं, आलेख। हिंदी में ग्राफ को ही क्या बोलते हैं, आलेख। ठीक है, नंबर दूसरा में होगा प्रतिस्थापन विधि। दूसरा में है प्रतिस्थापन विधि, प्रति आधा 100 थोमें था पौनो, प्रतिस्थापन विधि। नंबर तीसरा में जो है विलोपन विधि। कौन सा विधि है, विलोपन विधि। कौन सा विधि है, विलोपन विधि। नंबर चौथा जो है ये वर्ज गुणज विधि। कौन सा विधि है, वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। ये चारों विधि इस चैप्टर में आप पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 4 विधि में आपका 100% गारंटी है कि 2 विधि आपका एग्ज़ाम में मैट्रिक में रहता है। ठीक है, ये 2022 का एग्ज़ाम का तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणज विधि, ये 4 विधि एक्सरसाइज नंबर 3.1 से लेकर 3.6 तक में आपको पढ़ना है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।